नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा। पद्मेश 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ चर्चा के लिए उपलब्ध हैं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते, जिनका नाम आज वर्तमान में पिछले एक हफ्ते से काफ़ी चर्चित चल रहा है, काफ़ी चर्चा में है। और मध्य प्रदेश सरकार के एक आदिवासी महिला मंत्री, साथ ही उनके विभाग पीएचई पर एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। लगभग 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है और मंत्री पे 1,000 करोड़ का आरोप है। इन आरोपों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों चल रहा है और आरोप अपनी जगह है, सिद्ध होना अपनी जगह है। अब देखना तो बाद में ये होगा कि इन आरोपों पर मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार इस पर जांच किस तरह करती है और इनका किशोर समृते ने जो आरोप लगाया है वो कहां पर जाकर ठहरता है, ये तो भविष्य के गर्त में ही रहेगा। हमने पहले भी देखा है कि आरोप तो कई लगते रहते हैं शासन में, जब अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं या राजनेता रहते हैं, लेकिन उसका कोई निचोड़ सामने आना बहुत कम देखा गया है। ऐसे में किशोर समृते जी, आपका पद्मेश 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप बालाघाट के नाम को काफ़ी ऊपर तक आप ले जा रहे हो, चाहे अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो। कई लोगों का कहना है कि किशोर समृते के बारे में पता करो, उनके आरोपों को गंभीरता से मत लो, इनका तो काम है आरोप लगाना। कभी संसद पे बम फोड़ने की धमकी, कभी राज ठाकरे को धमकी, कभी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ आरोप, ऐसे कई चीज़ें। कभी राज्यसभा के चुनाव में 10 लाख रुपए की रिश्वत वाला मामला, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आपने बड़े बड़े मुद्दे उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मतलब आपका नाम चर्चित रहा है। तो और मगर जो चर्चित नाम रहा है उसमें आपका जो व्यक्तित्व सामने आया है उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, बात बागरेचा साहब, भारत में दो तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति होती है चापलूसी वाली, जिसमें न कोई पेंशन मिलती ना वेतन मिलता, लेकिन लोग लगे रहते हैं चापलूस। दूसरी पॉलिटिक्स होती है हक अधिकार दिलवाने वाली, जिसमें बड़ा संघर्ष होता है, जेल जाना पड़ता है, धरने करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तीसरा, आपने अब तक देखा होगा, इतिहास आपने पढ़ा होगा, युद्ध नीति में, मुझे बताओ कि कभी किसी कायरों की फौज ने कोई किला जीता है? जीता है कभी? कभी किसी कायरों कोई कायर राजा बना है? जब किला जीतेगा तब ना उसको सिंहासन मिलेगा। तो जो पॉलिटिक्स है, जो आप सुविधा भोगी, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन की राजनीति, तो भारत में सर्वाधिक जो लोग हैं वो कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स करते हैं। राजा तो वही लोग बन रहे हैं ना? नहीं बन रहे हैं वो। आप कहाँ राजा बन रहे हैं? नहीं, वो नहीं बन रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स है, जो भी करता है उसके लिए आसान नहीं होता सत्ता हासिल करना। अभी हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री। किस छोटे से परिवार से मोदी जी आए हैं जानते हो? उनकी जो माँ थी वो चूल्हे में खाना बनाती थी और उनको शुरू से अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। तो जब उनके यहाँ प्रेस नहीं होती थी तो वो जो लोटा होता है, लोटे में अंगार डाल के वो प्रेस करते थे। वहाँ से संघर्ष करके वो आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री बना। गुजरात का मुख्यमंत्री बनते समय भी गोधरा कांड में उनका नाम अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में उसका नाम डाला और उसको अमेरिका में वीज़ा नहीं दिया अमेरिका आने के लिए। जब भारत का प्रधानमंत्री बना, आज देखो पूरी दुनिया में बिना वीज़ा के मोदी जी पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पूरा भ्रमण कर रहे हैं। दूसरे जो दल हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
दूसरी तरफ आप राजनीति देखो, हमारा जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी के जीवन में एक बड़ा समय हम लोगों ने उन पर डेंट किया था सुकन्या मामले में। लेकिन आप सोचो, एक बहुत छोटा सा बच्चा जिसके पिताजी ख़त्म हो गए हों, लिट्टे ने उसकी लाश के चिथड़े मचा दिया हो और लाश के पीछे पीछे वो बच्चा चल रहा हो, और उसके दादा इस देश के पीएम रहे, उसकी दादी इस देश की पीएम रही, उसके फादर इस देश के पीएम रहे, और इन वर्षों में राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष किया। वो चाहता तो सोनिया जी भी अपने बच्चों को लेकर चली जाती, प्रियंका जी भी अपनी माँ के साथ चली जाती, लेकिन कंफर्ट जोन से निकल के राहुल गांधी, जिसको लोग पप्पू कहते थे, आज वो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, और हो सकता है भविष्य का प्रधानमंत्री। वो समय किसी ने देखा नहीं है। किशोर समृद्ध छोटे परिवार का है। मैं लांजी से जब चुनाव जीता, जिस गांव से मैं पैदा हुआ, मेरे गांव में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, मेरे फादर 300 रुपये में टीचर, आप समझते हो। अभी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैंने राजनीति शुरू की। जितने भी पूंजीवादी व्यवस्था के लोग थे, जिनको असहज महसूस होता था, किशोर समृद्ध ऐसा करता है वैसा करता है, मैं जेल से चुनाव जीत गया। 1000 बार आप एमएलए बन जाओगे, लेकिन एक किशोर समृद्ध नहीं बन सकते। एक बार जेल से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता। 100 बार एमएलए बन जाओ, जातिवाद पे, पार्टीवाद पे, लेकिन मुझे बन के बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड है मेरा जेल से चुनाव जीतने का। वो रिकॉर्ड कोई तोड़ के बताएगा? सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाया। क्रिकेट बहुत से खेलेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड जेल से जीतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे बड़ी बात है? कैसे कई माफिया डॉन जेल से जीते। ऐसे माफिया डॉन नहीं जीते। उपचुनाव जीता हूँ मैं, आम चुनाव नहीं जीता हूँ। आनंद मोहन, पप्पू यादव बिहार इधर उधर में, क्या नाम उसका, वो वहाँ थोंसी से जीतते थे, क्या नाम, राय, कल्पनाथ राय। इन सब से हटके मैं बाई इलेक्शन जीता हूँ। बाई इलेक्शन सरकार के अगेंस्ट होता है। आम चुनाव में तो कई लोग जीत जाते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन जीतना आसान नहीं होता, और सरकार मुझे घेरने में लगी। तीसरी बात, इस पूरे मामले में जो आपने कहा कि आदिवासी मंत्री, सरकार जब किसी को वोट दिलाती, पता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में 164 के तहत मुख्यमंत्री वोट लेता है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में 164 के तहत दूसरे मंत्री वोट लेते। उसमें कहाँ लिखा है कि आदिवासी मंत्री? कहाँ लिखा है? जाति, धर्म और भाषा, संविधान क्या कहता है उसको बेन कहता है। अब आप फंस गए। 30,000 करोड़ का घोटाला है। प्रधानमंत्री इस देश का सबसे 30,000 का तो बजट ही था ना। 30,000 का बजट है, तो काम कहाँ हुआ? 30,000 कहाँ से घोटाला हो जाएगा? अरे घोटाला तो जब आपका उसका यूज ही नहीं हुआ तो घोटाला नहीं होगा। जमीन में कुछ तो मेरी पहले बात सुन लीजिए। 30,000 करोड़ का जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश सरकार को आवंटन है। राजस्थान में घोटाला हुआ, वहाँ का जो पीएचई मिनिस्टर है महेश जोशी, उसकी गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ में सीबीआई बैठी, झारखंड में सीबीआई बैठी, देश के कई राज्यों में, तमिलनाडु से लेकर कई जगह सीबीआई काम कर रही है। इस पूरे मामले में हमें कुछ नहीं करना है। इस पूरे मामले में सिर्फ हमको सीबीआई का जो एक्सटेंशन है, जो छत्तीसगढ़ को हुआ है, राजस्थान को हुआ है, उसमें हम एक सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे साहब इस सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाओ और इसमें मध्य प्रदेश की भी जाँच करो। अभी सरकार ने, हमने कहा कि इसको, हमने जिस मामले को उठाया उस मामले की जो शुरुआत कैसे हुई, ये कि एजेंसी ने अपने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश कर दिया। ये ऐसी मामला है जैसे एक राजस्थान में एक नायब तहसीलदार ने राष्ट्रपति के खिलाफ आज से 10-15 साल पहले वारंट जारी कर दिया था। तो एजेंसी जो है, एजेंसी को अपने चीफ इंजीनियर और एसी और ई के खिलाफ जांच का पावर होता है, और मंत्री के खिलाफ राज्यपाल को होता है और लोकायुक्त को होता है। कहानी वहाँ से शुरू हुई। ये अपने आप में अजूब ऑर्डर है। जब ऑर्डर हो ही गया तो फिर सारे मीडिया ने उसको हाथों हाथ ले लिया, और अब शुरू हुआ जांच का सिलसिला। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई मध्य प्रदेश में? भाई इससे पहले जो था, शुरू में 2019 में जब योजना आई तो पहले कौन था यहाँ पे? इंदल सिंह कसाना थे। इंदल सिंह कसाना के कार्यकाल में भी भयंकर करप्शन हुआ। उनने तो गुटखा फैक्ट्री खोल ली थी जल जीवन मिशन के पैसों से, पता है आपको, जो फैक्ट्री घाटे में चली गई। उसके बाद सरकार बदली, शिवराज सिंह आए, मुख्यमंत्री बने, उनने उस पीएचई को संभाला। उसके बाद में फिर अभी आई संपत्तिया को भी जो प्रभार दिलवाया था, शिवराज की प्रेशर में दिलवाया था। तो इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। बालाघाट में की थे अरुण श्रीवास्तव, उनको सस्पेंड किया। जो प्रमुख सचिव था संजय शुक्ला की भतीजी की शादी थी झारखंड में,
तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था, तो जितना पैसा चाहिए था वो अरुण श्रीवास्तव ने उनको दिया नहीं, तो उसको उठा के सस्पेंड कर दिया। फिर जांच कराई तो 27 ऐसी स्कीम थी जो कम से कम 270 करोड़ रुपए की, जिसमें 1 रुपये खर्च नहीं हुआ और सारा पैसा ड्रा हो गया। उसमें उसने तत्काल उसको सस्पेंड किया और चार्जशीट देने की बात थी। इसी बीच में क्या हुआ कि अरुण श्रीवास्तव इतने ताकतवर थे कि उन्हें 15-20 दिन में उस पीएस को ही हटवा दिया। उसके बाद मलय श्रीवास्तव आए। मलय श्रीवास्तव ने विदाउट चार्जशीट अरुण श्रीवास्तव जी को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। यहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। अब फिर इसमें जांच चालू हुई कि इतनी सारी स्कीमें, 2200 स्कीमें तो सिर्फ मैकेनिकल विंग की है। मैकेनिकल विंग में तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के टेंडर हैं और कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 56 मशीनें रिग करने की, 5000 जो रिग होती है ना, जो एक फीट का जो ट्यूबवेल होता है, 1 फीट खुदाई करने के लिए 750 लीटर डीजल लगता है, 750 ग्राम डीजल लगता है। मैकेनिकल विंग ने एक ट्यूबवेल 10-10 लाख का बनाया। हर साल 5000 ट्यूबवेल, जानते हो। और जो मशीन है मैक्सिमम उसकी कास्ट है रिग मशीन की 2 करोड़ रुपए होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उन मशीनों के मरम्मत में एक मशीन पे 15 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। तीसरी बात, जितने भी जो टेंडर हुए, टेंडर में सीवीसी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, उसकी टेक्निकल बीट आपने चेक नहीं किया, उसके जो फाइनेंशियल बीट है, फाइनेंशियल बीट में जो पेपर लगते हैं उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपने चेक नहीं किया। और जब सारी स्कीमें कंप्लीट हो गई, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, काम हो गए, सब हो गए, तो आपको लास्ट में सरेंडर करना पड़ता है, सरेंडर सर्टिफिकेट। सरेंडर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब तक स्कीम की टेस्टिंग नहीं होगी। अब स्कीम की टेस्टिंग आप कैसे करोगे, आपको सोर्स देखना चाहिए। आपने नल जल योजना बनाई तो स्टाफ डैम कहाँ बनाया, पानी कहाँ से लाओगे, मोटर कहाँ से पानी खींचेगी, बिजली कनेक्शन नहीं है। मैक्सिमम जितने भी इनकी नल जल योजना उसमें बिजली कनेक्शन तक नहीं है, वाटर के सोर्सेज नहीं है, तो नल पानी कहाँ से लाओगे। तो इनने क्या किया, ठेकेदारों ने, क्योंकि सरपंच इनको कोई प्रमाण पत्र दे नहीं रहे थे हैंडओवर लेने का, तो इनने 100 रुपये में सील बनवाई, सरपंच की सील लगाई और दस्तखत करके सरेंडर कर दिया पूरा, और पूरा पैसा इस तरह ड्रा हो गया। तो मेरा कहना है कि आपने कितना कमीशन लिया, कितनी ज़मीन खरीदी, आपका दामाद कितना पैसा लिया, आपकी बेटी के खाते में कितने पैसे गए, नौकर ने कितने पैसे लिया, मंडला के ई ने कितने पैसे लिया, ये तो जब सीबीआई बैठेगी तब जांच होगी ना। अब आप बोल रहे हैं किशोर समृद्धि विश्वसनीय नहीं है, तो आप विश्वसनीय हो, आपके पास आपने कितनी स्कीम में प्रशासकीय स्वीकृति दिया, तो आ गया ना, लेटर आ गया ना कि जांच की गई, जांच में कुछ नहीं पाया गया, मेरी बात, जांच में आरोप झूठे पाए गए। जनसंपर्क विभाग सरकार का भोपू है, कोई एजेंसी है, सीबीआई ने किया क्या, ईओडब्ल्यू ने किया, लोकायुक्त ने किया, एसटीएफ ने किया, कौन सी जांच एजेंसी है ये, कोई जांच एजेंसी होती है। जनसंपर्क विभाग ने जारी कर दिया। अब वो तो लेटर हमारे लिए बड़ा काम का, अभी हाई कोर्ट हम लगाएंगे, उसी को हम अभी बोलेंगे कि साहब ये जांच रिपोर्ट दिया है जनसंपर्क विभाग ने, उसको अभी चैलेंज करेंगे उस लेटर को, और उसके बाद फिर कहानी शुरू होगी। अभी तो मध्य प्रदेश में आपको किस बात का भय लग रहा है, अभी तो कहानी शुरू नहीं। उसमें तो ये बात जा रही है ना कि मतलब आपने आरोप लगा दिया मगर प्रमाण कुछ नहीं है। अरे प्रमाण की कोई जांच हो रही क्या, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना। अभी एक ये है मुरैना का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मिस्टर बाथम, उससे वहाँ का जो हमारा विधानसभा के जो डिप्टी वो स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर साहब इतने परेशान, उस ई ने कम से कम 50 टेंडर में, जो टेंडर लिफाफे बंद लिफाफे खोले गए, उसको उसने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, जो बिलो रेट के थे उनको बढ़ा दिया। दूसरी बात, वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसकी जो नौकरी की नियुक्ति हुई है वो ओबीसी कोटे में हुई, उसने प्रमोशन काय में ले लिया, एसटी में ले लिया, और अपने बेटे का उसने मेडिकल में एडमिशन करा दिया मेडिकल कोटे में। अब तुम आप बताइए, जो ओबीसी का इंजीनियर है वो एसटी कैसे हो सकता है। दूसरा, उसने जब भी उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई तो उसने सोनगरिया को पैसा दिया, एक आलोक अग्रवाल है वहाँ पे ईएनसी क्या, महेंद्र खरे, इन सबको उन्होंने पैसा दिया, मंत्री के दरवाजे 20 बार गया। तो एक बड़ी चीज़। दूसरी ये जो अंडमान है, अंडमान ने भी कोई कम नहीं किया। जब इंदर सिंह कसाना था तो उसका जो गुटखा फैक्ट्री थी तो उसके लिए सारी वसूली से अंडमान ने किया जो ईएनसी। और दूसरा, अंडमान और सोनगरिया का झगड़ा था, क्योंकि 2 साल पहले सोनगरिया का रिटायरमेंट का टाइम हो गया था, तो इसी मंत्री ने पैसा खा के उसको एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन की फाइल कौन बढ़ाएगा, जब मंत्री, विभागीय मंत्री रिकमेंड नहीं करेगा, कैसे फाइल सरकार के पास जाएगी। तो जिसका टाइम लिमिट हो गया आपने कैसे उसको बढ़ा दिया। ऐसे 20 मामले हैं, आपको बता रहा हूँ, 20 एक डिवीजन में आप जाँच करोगे पता नहीं चलेगा आपको। कल एक कोई चैनल देख रहा था मैं, तो उसमें ये आ रहा था कि
भ्रष्टाचार तो हुआ है पीएचई में, मगर संपत्ति या उइके पे जो आरोप है वो गलत है। उसके पहले जो मंत्री रहे उनके समय में हुआ है। तो मेरा कहना, और मीडिया भी इस मामले को लेकर काफ़ी मतलब चल रहा है। देखिए, मीडिया इस समय दो तरह का मीडिया है। एक प्रो गवर्नमेंट है जो सरकार के पक्ष में दिखाता है, दूसरा मीडिया है अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट में अब टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, द टेलीग्राफ है, BBC है, रवीश कुमार ने भी आपने देखा दिखाया होगा। प्रो गवर्नमेंट में क्या है? बंसल न्यूज है। अब समझिए लेवल क्या है, बहुत ही छोटा है, 2000, 5000, 10,000 वाला। मंडला से एक पत्रकार का फ़ोन आया था, बोले समृति जी आप अपना बाइट दो। तो मैंने उससे बोला तू कहाँ बैठा है बता। मुझे मालूम था वो मंत्री के बाजू में बैठा है। तो मैंने, आप समझिए क्या मीडिया का एक लेवल हो। दूसरी बात, आप ईमानदार हो तो किस बात का आप, मैंने सरकार से श्वेत पत्र की मांग किया। मेरा एक सवाल है इस पूरे मामले में, मैंने तो जांच के आदेश नहीं किया। मैंने एक चिट्ठी लिखा माननीय प्रधानमंत्री को कि आपकी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 2023 में आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उसमें आपका एक सपना था कि हर घर में नल हो और लोगों को साफ पानी मिले, एकदम साफ प्यूरिफाइड वाटर। तो आप रा वाला पानी दे रहे हो। कहाँ का पानी? बालाघाट में मिल रहा है ना, मिट्टी वाला पानी। मेरी बात सुनो, पूरे प्रदेश की बता रहा हूँ, शहरी और ग्रामीण। तो मैंने बोला इस योजना में इतना पैसा आया, उसका कुछ है नहीं। मेरी चिट्ठी पे चूँकि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को लेके बहुत गंभीर हैं, उनने कई राज्यों में लोगों को निपटाए हैं, तो उनने उसी लेवल पर उन्हें आदेश कर दिया। अब ये प्रधानमंत्री को छोटा बता के ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है और मैं प्रधानमंत्री से बड़ी होती हूँ। इसका मुझे बताओ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, इन्हें कौन खाता है? ये कहाँ से चुनाव जीतते? ये जो CM बना है, जो भी CM है, उसकी क्या हैसियत है? उसको बनाया किसने? वो तो पर्ची वाला CM है, उसकी तो पर्ची खोला था तब वो CM, भाई वो थोपा हुआ CM है। तो मेरा उससे नहीं मतलब है, मेरा कह जो भी आप हो, लेकिन मेरा कहना आप प्रधानमंत्री को डोमिनेट करके अपने आप को ऊपर लाने कैसे? भाई आपके खिलाफ इंक्वायरी आपके देश के PM ने किया, आपकी पार्टी के बड़े नेता ने किया है, आप उससे बताओ ना। आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं चोर हूँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ? उससे मेरा तो, मैंने संसद को उड़ाने की धमकी दी, अब मुझे सजा हो गई 6 महीने की, मैं उसमें अभी अपील में जाऊँगा। लेकिन मैं पागल हूँ? मैं इस देश में MLA रहा हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आपका तो आरोप लगाने का काम नहीं है। मेरा राजनीति करना, आप पत्रकार हो, मेरा राजनीति करना काम, मैं साइलेंट हो जाऊँ, मुंह में काला पट्टी लगा के बैठ जाऊँ कि साहब आप बिल्कुल जो काम कर रहे हो एकदम साफ सुथरा कर रहे हो, मुझे कुछ बोलना नहीं है? मुझे राइट तो है ना बोलने का। आर्टिकल 21 है मेरे पास, जीने का अधिकार है। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने मूल अधिकारों को लेके मैं बात तो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हर आदमी को नहीं समझता है। हर आदमी थोड़ी बात करता है। युद्ध की शुरुआत को एक ही करता है, जो क्या कहना चाहिए, विरोध की शुरुआत को एक ही करता है। अच्छा, ये सब आंकड़े आते कहाँ से? आप तो स्टडी करना पड़ता है, 2-2 बजते हैं रात में, बहुत मेहनत लगती है पढ़ने के लिए। सरकार का ही कोई आदमी देता होगा? सरकार का कोई आदमी देगा क्या? विभीषण सब जगह थोड़ी मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कोई विभीषण ही मिलता होगा सरकार में? विभीषण नहीं, आजकल गूगल बाबा बहुत बड़ा विभीषण है भारत में। फिर बाकी तो सब चीज़ें जो PHE है, PHE के लिए सब नार्स बने हुए हैं। ट्यूबवेल कितने में खुदेगा, पाइपलाइन के लिए स्कीम बनी हुई, कि नल जल योजना की शहरी क्षेत्र में कितनी होगी, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी होगी, कितने वार्डों में कितने, वो सब फिक्स रहता है। अच्छा, पूरे प्रदेश की नल जल योजना का पूरा मतलब एक तरह से आपने ठेका ले लिया है आरोप का, मगर बालाघाट की नल जल योजना के बारे में तो शांत हैं आप? नहीं, बालाघाट जबकि बालाघाट आपका जिला, गृह जिला है भाई, और बालाघाट में नल जल योजना का क्या हाल है, इसके बारे में तो कहीं कुछ नहीं। तो बालाघाट भ्रष्टाचार की पोल तो बालाघाट से खुली ना साहब, बालाघाट के के ट्रांसफर से खुली है। देखो आपके यहाँ पे एक वो टाटा कंपनी ने ठेका लिया था, कहाँ से, बनगंगा का, वहाँ से करीब 125 करोड़ की पाइपलाइन यहाँ पे आई है, करीब काफ़ी गाँव को लेके जल आवर्धन योजना में। वो अब कितने गाँव में सही है बताओ, कितनी जगह चल रही है? आपके शहर में, आपका शहर पहले से बढ़ रहा है, अब ये शहर बनने वाला है महानगर पालिका, नगर निगम। आपकी जो स्कीम है वो है नगर पालिका लेवल की। भैया आपको बनाना चाहिए 1 करोड़ की आबादी को लेके, आप योजना बना रहे हो 20,000 और 30,000 को लेके, तो आपके पास जो क्षमता रहेगी वो कमज़ोर रहेगी। आप उसके लिए काम ही नहीं करो। देखो बालाघाट ज़िले पे, मैं फिर बताता हूँ, बालाघाट जो अब इसी पे बहस कर रहे हैं, बालाघाट ज़िला अब तक क्या गोवा से बड़ा है, सिक्किम से बड़ा है, पांडिचेरी से बड़ा है। 92 स्क्वायर किलोमीटर का बालाघाट जिला है,
कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है बालाघाट में, जितनी भी बातें करते हैं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बालाघाट के लिए अरे तो बालाघाट में 6 विधायक है, एक सांसद है, इनकी क्या ड्यूटी है? ये एक अधिकारी, इनको कोई सरकार से एक चिट्ठी नहीं आती कि ये नल तुमने लगवा दिया या सड़क तुमने, ये फर्जी अपना नारियल वाले लेके गाड़ी में घूमते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं, कोई काबिलियत नहीं, एक आवाज़ इनके मुँह से नहीं निकलती। तो बालाघाट के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बालाघाट के लिए मैं उठा रहा हूँ ना। बालाघाट को अभी देखो, हमारी पार्टी है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, गुना, झाबुआ और मंदसौर, ये 6 संभागों की हम मांग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी बनाया? संयुक्त क्रांति पार्टी है हमारी, राष्ट्रीय स्तर की? हाँ, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ऐसा थोड़ी चुनाव आयोग से हमने वो किया हुआ। अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है, धीरे धीरे लोगों से भीख मांगेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे। तो अभी तो जो ये 30,000 करोड़ का आरोप है, इसमें तो छाए हुए हो अभी तो। नहीं, मैं तो मुझे वो आपका क्या कोड होता है वो दो, अकाउंट नंबर दो, मैं उसको बता दूंगा कि आपके खाते में भेज देगा। कुछ उसमें ज़्यादा रहेगा तो मेरे को दे देना। और बताइए। तो इस जो आरोप है, ये किस स्तर पे जाएगा, कहाँ जाएगा? ये देखो, अभी मैं आपको बता, इसमें हमने बस हो गया, हल्ला हो गया, बात खत्म? हल्ला नहीं हो गया। इस आरोप को अभी हम शुरू करेंगे। देखो आपको बता रहा हूँ, पहले तो हम जाएंगे हाई कोर्ट। दूसरा हमारी तैयारी है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के गांव में भामरा में एक सभा करेंगे। जनता को ये बताएंगे कि ये शहीद जो इस देश के लिए शहीद हो गया, इसके गांव में नल जल योजना में आपने पैसा खाया। अम्बा में जाएंगे हम, राम प्रसाद बिस्मिल के गांव में। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको फांसी हुई थी, याद करो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये देश के बड़े क्रांतिकारी, इनके गाँव में हम जाएंगे। झांसी की रानी की समाधि के पास जाएंगे, वहाँ पे भी नल जल योजना है। रानी दुर्गावती के पास भी जाएंगे, उसके भी गांव में। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? सरकार को बताएंगे भाई ये आदिवासी, रानी दुर्गावती आदिवासियों की प्रतीक, उनके गांव में हम जाके देखेंगे कि जहाँ उसकी समाधि, उसके आजू बाजू। उससे जांच थोड़ी हो जाएगी? जांच होगी, जांच के लिए हम हाईकोर्ट करेंगे, लेकिन जनता में बताना भी जरूरी है ना भाई। जनता के बीच जब जाएंगे, इस तरह हम जाएंगे तो हमारी बातों को जनता 4 दिन याद रखेगी, भूल जाएगी। जनता का काम है भाई। योजनाएं कितने दिन के लिए बनती है? 5 साल के लिए होती है, अगले 5 साल में दूसरी योजना आती है। लेकिन जैसे यहाँ पे अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, ये तो हो गया एक छोटी सी योजना। इसके अलावा मैं आप स्मॉल होल्ड पोल्ट्री, एक पशुपालन विभाग की योजना, उसको पूरा खा गया। MSME की एक स्फूर्ति योजना, उसका भी पूरा लोगों ने पैसा खा गया। बिजली बोर्ड की एक सौभाग्य योजना, उसका भी लोगों ने पैसा खा गया। अभी RDSS में मनमानी पैसा यहाँ पे आया हुआ, उसको भी लोगों ने पैसा खा गया, है ना। अच्छा, जब से मामला उछला है तो फ़ोन वोन आ रहे हैं क्या साहब? देखिए, अधिकारियों के, मेरे को इसलिए कोई फ़ोन नहीं कर सकता। अब वो सब दौर चला गया। अभी जब मैंने संसद भवन का मामला उठाया, 71 सूत्री मांग थी, मेरे घर की थोड़ी थी, मेरा घर नहीं बना है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, तो मैंने पूरी पब्लिक डिमांड थी। किसी भी मामले में 3 एंगल होते हैं। एक क्रिमिनल, किसी भी केस में क्रिमिनल पहला होता है, उसके बाद सोशल होता है, फिर पॉलिटिकल होता है। सरकार ने उसमें देखा, कोर्ट ने देखा कि इसका सोशल और पॉलिटिकल एंगल पब्लिक के लिए ज़्यादा इसका वर्क है, उन्हें मेरे साथ सिंपैथी बढ़ती। बालाघाट में आपका जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि किशोर समृद्धि के रहने से हमारा ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो लोग डेंट लगाते हैं कि बोला नहीं, इसको रोको, इसको आगे मत जाए। जब हम लांजे चलते थे तो यही तो होता था कि हम, छोटा सा गाँव था, जब आवाज़ उठाते तो लोग बुरा लगता था। शहर में अगर आप बिल्कुल ना बोलो तो आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं, और जहाँ बोलने लगे तो आपसे ख़राब कोई आदमी नहीं। तो जो हमारा आवाज़ उठाने का तरीका है, वही हमारी बदनामी का कारण है, और कोई दूसरी बात नहीं। तो अब इस मामले को क्या करोगे? इस मामले को मुकाम तक पहुँचाएंगे, इस मामले को पूरे प्रदेश में खबा देंगे। CBI इंक्वायरी करवाएंगे हम। CBI का जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे कि भी इसका दायरा बढ़ाया जाए, इसको राजस्थान से उठा के मध्य प्रदेश तक किया जाए। बस ये एक लाइन की पिटीशन में CBI मतलब ये मामले में अभी चुप नहीं बैठोगे आप? देखिए साहब, आपको कि शांत हो जाओगे? बेसिक चीज़ बताऊँ आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 17A और 18A में। पहले क्या होता था कि लोकायुक्त सीधे किसी भी अधिकारी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर लेता था, UOW किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करता था, CBI किसी के खिलाफ करती थी, ED किसी के खिलाफ करती थी। इनने एक कानून बनाया है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, क्योंकि जो करप्शन एक्ट में ही सारे, लोकायुक्त में भी वही धाराएं होती है। तो उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के आप 17A का वायलेशन नहीं कर सकते हो। तो अब इससे क्या हुआ कि लोकायुक्त के ऊपर ताले लग गए, UOW के ऑफिस में ताले लग गए, STF में ताले लग गए, और CBI में ताले लग गए, ED में ताले लग गए। तो जो सरकार अगर ईमानदार है, अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, न खाऊंगा ना खाने दूंगा।
मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हमारे बिना आप इस एंटी करप्शन एक्ट 1988 का हमारे प्रदेश में मिसयूज नहीं कर सकते हो, किसी चपरासी के आप जांच नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपका एक्ट है ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है। सरकार को सबसे पहले 17 और 18 को हटाना चाहिए एंटी करप्शन एक्ट 1988 में, उसके बाद फिर उसको बात करना चाहिए कि ईमानदार या सच है। उसको बोलो किससे जाँच कराए। जनसंपर्क खिलाफ 3420 करोड़ का मैंने मामला जो है हाई कोर्ट से डायरेक्शन कराया हूँ चीफ जस्टिस से, कैद साहब से। अभी वो अभी 2 महीना चलेगा, उसके बाद तो अभी उसमें कंटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये क्या जांच करेंगे, इनके पास कोई पावर ही नहीं। तो अब चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और अब देखते हैं इस आपके जो आरोप है इसमें कितनी सत्यता है और ये आरोप कहाँ तक। फिर एक लाइन से आपको फिर लाइन से बोल रहा हूँ, राजस्थान में इस खबर को लोगों ने बड़ा उठाया कि भाई हमारे राजस्थान तो सूखा प्रदेश, आपको पता है, पेयजल का बड़ा प्रॉब्लम हो, महिलाएं दूर दूर से आती है। वहाँ पर सीबीआई की जब इंक्वायरी हुई और वहाँ जो महेश जोशी वहाँ का पीएचई मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ, आप सोचो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में पेयजल की बड़ी प्रॉब्लम है, पता है आपको? बुंदेलखंड के लोगों ने राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश में क्या होता है अभी देखना होगा ना। बुंदेलखंड में महाकौशल में बालाट मंडला डिंडोरी है, संपत्ति हुई के गांव में प्रॉब्लम है, मेरे गांव में प्रॉब्लम है, आपके शहर में प्रॉब्लम है। वो तो सही बात है, प्रॉब्लम है, मगर अब इसमें होता क्या है ये तो भविष्य के गर्त में है और हम देखेंगे कि अब आगे क्या होता है और किशोर समृद्धि जी का आरोप ये कहाँ तक जाता है। फिलहाल हम इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आप पद्मेश 24/7 में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।